ऐसे ही का तमाम ये कम्बोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरों को लेकर के मैं स्टूडियो पहुंच चुका हूं और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी जुड़ चुके हैं। पवन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही स्पाइस जेट के प्रमोटर और चेयरमैन अजय सिंह जो है वो कंपनी में 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी बेच सकते हैं। हिस्सा बिक्री के जरिए जुटाए जाने वाली रकम का इस्तेमाल वो कंपनी की देनदारी को चुकाने में कर सकते हैं। साथ में कंपनी अपने लिए नए जहाज भी जोड़ सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि स्पाइस जेट में हिस्सा बिक्री की डील को सितंबर अंत तक पूरा किया जा सकता है। आर्थिक चुनौतियों और कानूनी मामलों में फंसी होने की वजह से स्पाइस जेट को अपनी उड़ानें घटानी पड़ी हैं। सर, ये मान के चलें कि ये जो तमाम प्रयास हो रहे हैं वो गो फर्स्ट जैसी संकट से बचने के लिए किए जा रहे हैं। अभी विपुल हो क्या रहा है कि पहले अब जब आप देखेंगे कि अजय सिंह इसमें 10% अपने शेयर बेचना चाहते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी आपको ये देखना पड़ेगा कि स्पाइस जेट की प्रॉब्लम क्या क्या है। जी, ये नौबत आई क्यों, स्पाइस जेट का मार्केट में वैल्यू क्या है, स्पाइस जेट की रेपुटेशन क्या है। स्पाइस जेट ने अभी जो पिछले 3-4 महीने में 5 महीने में, आप एक मोटा मोटा रकम मैं बता रहा हूँ आपको, 2000 करोड़ से ज़्यादा के पैसे उठाने की बात कही। उसमें से कुछ आए भी होंगे, शायद कुछ नहीं भी आए होंगे। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि इसके रेपुटेशन का सवाल है। देखिए, इसमें आप देखेंगे 50% के आसपास जितने भी स्टेक हैं, मेरे ख्याल से अभी इनके अपने शेयर होल्डर्स के आसपास हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पहले से इनके पास एयरक्राफ्ट कम है, उसमें लेसर्स के साथ जो विवाद है उसको छोड़ दीजिए, उसमें बोइंग के साथ टेक्निकलिटी का जो विवाद है वो छोड़ दीजिए। तो इनकी रेपुटेशन ये है कि इनका मार्केट शेयर कम हो रहा है, इनके फ़्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, इनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है। आप देखेंगे मार्केट शेयर इनका 16% से पिछले 3 साल में घट के 4% के आसपास आ गया। अभी भी लेटेस्ट मार्केट शेयर मई जून का देखेंगे तो इसी के आसपास होगा, सिंगल डिजिट में 5 से कम 0.5 इधर उधर हो सकता है। तो क्या है, जब रिलायबिलिटी ख़राब हो गई एयरलाइंस की किसी मार्केट में, तो एयरलाइंस बेसिकली रेपुटेशन पे चलने वाला, परसेप्शन से चलने वाला बिजनेस है, तो उसमें ये निहायत फेल हो गए हैं। और इसी वजह से इनको लग रहा है कि लगातार जब तक इस बात की कोशिश हम नहीं करेंगे कि इमेज कैसे सुधारी जाए, पैसे कैसे लाए जाएँ, एयरक्राफ्ट तुरंत कैसे बढ़ाए जाएँ। अभी केवल इस 10% से स्टेक अगर ये ऑफलोड करेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे तुरंत इमेज सुधर जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। बट यह है कि ऑपरेशन थोड़ा बेहतर हो सकता है। आप देखेंगे इनके फ़्लाइट्स डिले हो जाती हैं। आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि गाहे बगाहे मतलब लगातार महीने महीने के तौर पे नहीं, पर देखेंगे आप इनके एम्प्लॉयज़ से मिलिए तो कहेंगे कि साहब हमारी तो 3 महीने की सैलरी, 3 दिन की सैलरी डिले हो गई है, हफ्ता भर की सैलरी डिले हो गई है। तो मोर और लेस जो रेपुटेशन इसका डैमेज पे है। और ये 10% बेचेंगे और 10% बेच के स्पाइस जेट की स्थिति बड़ी बेहतर हो जाएगी, उनके पास बहुत पैसा आ जाएगा, उसके बाद बिल्कुल अफ्लोट हो जाएगा वो मार्केट में, उसका तुरंत एयरक्राफ्ट के नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। बट हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो इससे जो प्राप्त रकम इनकी होगी उसके ज़रिए काफ़ी हद तक एयरलाइंस को उबारने में इनको मदद मिलेगी। और जब देखिए होता क्या है कि जब एक बार एयरलाइंस की हालात अगर सुधर जाएं तो फिर शायद कोई दूसरा इन्वेस्टर भी आपको आसानी से मिल सकता है, और फिर उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा उसमें लगा रहा है। तो उस सूरत को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है सेंटिमेंट बेहतर पैदा करने के लिए। ये मान के चलें कि गो फर्स्ट जैसी सिचुएशन तो नहीं आने वाली ना, मतलब कम से कम अभी तो रकम आ ही रही है। देखिए, क्या होता है कि गो फर्स्ट जैसी सिचुएशन विपुल कब आ जाती है पता नहीं चलता है। बहुत बड़ा नाजुक ये एरिया, बड़ा नाजुक है, ये सेक्टर बहुत नाजुक है। सडनली हवाई जहाज़ चल रहे हैं और 5 दिन के अंदर गो फर्स्ट के साथ क्या हुआ था, आपको 5 दिन पहले पता नहीं था कि गो फर्स्ट जो है वो ग्राउंडेड होने जा रहा है। सडनली स्टॉक मार्केट को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि साहब ऐसा है कि हम तो NCLT में जा रहे हैं और हम इसको फर्दर ये एक्शन हम ले रहे हैं। तो वो पता नहीं चलता, लेकिन कुल मिलाकर ये कहेंगे, पता है, देखिए उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हालात अभी पैदा हुए हैं गो फर्स्ट के जाने के बाद, उसके पहले जेट एयरवेज गया, इन दोनों के जाने के बाद जो हालात पैदा हुए उसमें आपके पास अभी 2.5 प्लेयर हैं कायदे से, समझिएगा, इस देश में। एक प्लेयर तो आप विस्तारा और
विस्तारा और एयर इंडिया को मिला दीजिएगा तो एक प्लेयर, ये मेरा अपना क्वाइन नहीं, किया बिल्कुल हुआ सही है। बात है, सही बात है। दूसरे जो मार्केट एनालिस्ट हैं वो उसको किसी और तरीके से पेश कर सकते हैं। दूसरा प्लेयर आपके पास एक इंडिगो है जो फुल फ्लेजेड प्लेयर है, जिसके पास करीब 65% के आसपास मार्केट है, जहाँ तक मुझे याद है। एक तीसरा प्लेयर है जिसका नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस को मिला दीजिएगा एयर इंडिया एयर एशिया से, तो वो प्लेयर है। और उसके बाद एक आपके पास आकाशा है, वो उसको मैं बोलता हूँ उसको कि वो टिमटिमा प्लेयर है अभी। वो 2 साल में किसी एयरलाइंस को इस्टेब्लिश होने के लिए बहुत छोटा सा पीरियड होता है। आप जब एयरलाइंस को डिस्कस करेंगे तो कम से कम 5 साल का टाइम तो चाहिए उसको इस्टेब्लिश होने के लिए। तो कुल मिला के अभी 2.5-3% 3.5 प्लेयर के आसपास है हिंदुस्तान में। पर चैलेंजिंग ये होगा, इससे भी देखना कि क्या आप देखिएगा, फेयर आप देख लीजिए मैं आप उसी पे आ रहा था। जी जी, मेरा सवाल भी यही था कि क्या ये अगर स्पाइस जेट बचती है और सरवाइव कर जाती है और गोफर जैसी सिचुएशन नहीं आती है, इससे भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी राहत होगी? क्योंकि जो जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे कि काफ़ी तेज़ी से फेयर बढ़ रहे हैं, अगर कंपटीशन रहेगा तो हो सकता है यात्रियों के लिए भी थोड़ी सी सहूलियत रहे, किराए थोड़े से नियंत्रण में रहे। देखिए, मैं तो इस बात में यकीन करता हूँ कि जब आप गंभीरता पे विचार करेंगे इस देश के एविएशन में, दुनिया के बड़ी एविएशन मार्केट के तौर पे इंडिया इस्टेब्लिश्ड है। आप जब बारीकी से देखिएगा तो जितने बड़े प्लेयर हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे चाइना है, ब्राज़ील है, तो उसमें आप देखिएगा तो करीब 3 से 5 प्लेयर आपको फेयरली बड़े इस्टेब्लिश्ड स्टेबल प्लेयर मिलेंगे आपको। अभी तक तो ठीक था। हिंदुस्तान में भी जो फर्स्ट ग्रोथ आया 91 के बाद, जो सेकेंड ग्रोथ आया 2005 के बाद, जिसमें आपके पास स्पाइस जेट है, जैसे आपके पास इंडिगो है, जैसे उसके बाद गो एयर आए, इन सब प्लेयर के बाद देखिए उसमें से काफ़ी, किंगफिशर चला गया, जेट एयरवेज चला गया, गो फर्स्ट चला गया। तो अभी जो हालात आप देख रहे हैं उसमें फेयर आप देखिएगा तो पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ इसलिए है कि जो सर्टेन सेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे दिल्ली इंदौर है, दिल्ली भोपाल है, दिल्ली पटना है, उसमें से एक सेक्टर पे 3 फ्लाइट अगर थे गो एयर के, वो कम हो गए। और एयरक्राफ्ट कम हो गए, फ्लाइटें कम हो गई, तो आप फेयर ऊपर जाएगा, ये वाजिब है। तो अभी कोई मार्केट स्टेबलाइज करेगा और फेयर हिंदुस्तान में कम होंगे, ऐसा नहीं लगता। और ये जो स्पाइस जेट का उदाहरण आप दे रहे हैं, इसमें भी इतनी जल्दी कोई ऐसी चर्निंग नहीं होने वाली है कि सारी समस्या का निदान हो जाएगा। तो जो ये ज़्यादा पे करने का जो अभी सिलसिला चला है, जो ये रिजीम है, ये मेरे ख्याल से अभी रहेगा। और इसको स्टेबलाइज करने में बहुत कम अगर पीरियड लगेगा तो भी 2 साल का वक्त लगना चाहिए। 2 साल का वक्त। तो अभी जो है महंगे हवाई किराए जो है वो अभी फ़िलहाल आगे भी जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में मॉर्गन स्टैनले के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वेटेज अब चीन से ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से भारत में अतिरिक्त 4 से 5 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आने का अनुमान है। मॉर्गन स्टैनले की तरफ से घोषणा की गई है कि इंडेक्स में भारत का वेटेज बढ़ करके 22.27% हो गया है और चीन का वेटेज घट करके 21.58% पर आ गया है। चीन के शेयर बाज़ारों की तुलना में भारतीय शेयर बाज़ार ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जिस वजह से इंडेक्स में भारत का वेटेज बढ़ा है। सर, ये पहली बार हुआ है कि MSCI इंडेक्स में भारत का वेटेज बढ़ा है और 4-5 अरब डॉलर अतिरिक्त आएंगे जो निवेश आ रहा है विदेशी निवेशकों का। इसे कितनी अच्छी एक पॉजिटिव खबर के रूप में हम देख सकते हैं भारत की इमेज के लिहाज से? होता क्या है विपुल, देखिए किसी भी मामले में, जैसे जब आप वेस्टर्न के इन्वेस्टर से आप जब बात करते हैं तो उनके सामने 2 तरह के मार्केट हैं जहाँ पे जो उनको लगता है कि प्रॉमिसिंग मार्केट्स हैं, स्पेशली इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इंडिया और चाइना में। आप चाहे दुनिया के इन्वेस्टर से बात कर लीजिए, दुनिया के पॉलिसी मेकर से बात कर लीजिए, चाहे आप ब्यूरोक्रेट से बात कर लीजिए, तो जैसे कोई इंडिया बोलता है तो चाइना फटाक से बोलता है। ऐसे में किसी भी इंडेक्स पे, जिस इंडेक्स की बात आप कर रहे हैं मॉर्गन स्टैनले की, ये एक बेंचमार्क है, एक लिटमस टेस्ट है समझिए। अगर वो कह रहा है कि साहब ये मार्केट बेहतर हो रहा है तो वहाँ पैसा लगाने वाले पहुँचेंगे, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि केवल उसमें मॉर्गन स्टैनले हैं, उसमें और भी दूसरे और प्लेयर हैं, पर फिलहाल इस पर हम चर्चा करें तो देखिए क्या होता है कि एक इन्वेस्टमेंट में परसेप्शन का बड़ा हाथ होता है। किसी भी मार्केट की बात करें, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड का मार्केट हो, चाहे अमेरिका का मार्केट हो, चाहे साउथ अमेरिका की हम बात करते हैं, तो जब आप एक जो
एक जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, जो रिकमेंड करता है, जिसके कहने से करोड़ों रुपए इधर से उधर लग जाते हैं, वैसा प्लेयर अगर ये कहता है मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स के हिसाब ऐसा है कि ये बेहतरी जगह इंडेक्स में इनका बेहतर स्थान है, तो ये एक तो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, देश के परसेप्शन के लिए अच्छी बात है, देश के मार्केट के लिए अच्छी बात है। देखिए, जिस वॉल्यूम की बात आप कह रहे थे कि 4 से 5 बिलियन डॉलर के आसपास अतिरिक्त रकम भारत में इन्वेस्टमेंट के आसार बन सकते हैं। आप जब वॉल्यूम देखिएगा तो 4 से 5 बिलियन डॉलर 50,000 करोड़ के आसपास भी नहीं हुए। यहाँ एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो दुनिया भर का होता है, तो उस हिसाब से नहीं है। लेकिन फिर भी आपका एक परसेप्शन है जो बनता है, तो उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म में मार्केट में पैसा आ सकता है, इवन अदरवाइज भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, क्योंकि कुल मिलाकर इससे आपकी इकोनॉमी के बारे में अच्छी खबरें दुनिया भर में फैलती हैं। और ख़ासकर अगर मॉर्गन स्टैनले जैसे जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, उसके कहने से कोई अगर इन्वेस्टमेंट का बेंचमार्क मानता है, तो मेरे हिसाब से ये कल को भारत के इकोनॉमी और पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए और मार्केट के लिए बड़े फायदेमंद बात है। खासतौर से ये खबर ऐसे समय पे आई है जब भारतीय बाजारों के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, तो अगर विदेशी निवेश आएगा तो जो निवेशक फिलहाल ऊपरी स्तरों में फंसे हुए हैं उनके लिए भी थोड़ी राहत की बात हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में गिग वर्कर्स के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह की पॉलिसी घोषित होने से पहले ये संभावना है कि सरकार उनके लिए कुछ सामाजिक लाभ घोषित कर सकती है। कई राज्य सरकारों की तरफ से अपने यहाँ गिग वर्कर्स के लिए की गई घोषणाओं के बाद केंद्र के ऊपर भी गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कवर देने का दबाव बढ़ गया है। केंद्र की तरफ से ये कवर सोशल सिक्योरिटी कोड के जरिए दिया जा सकता है, लेकिन जब तक गिग वर्कर्स के लिए ये कोड नहीं आता है तब तक सरकार की तरफ से कोई दूसरी घोषणा भी हो सकती है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2021 के दौरान देश में 77 लाख गिग वर्कर्स थे और वित्त वर्ष 2029-30 तक इनकी संख्या बढ़ करके 2.35 करोड़ पहुंचने का अनुमान हो सकता है। सर, गिग वर्कर्स के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, और ख़ास तौर से सरकार के लिए चुनौती इसलिए है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे लोगों ने देख लिए हैं और अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो क्या उसी दिशा में बढ़ते हुए सरकार को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, विपुल, क्या है कि इसमें एक्चुअली बहुत देरी हो गई है। आप अगर देखेंगे, अखबारों को खंगालने की कोशिश करिएगा तो आपको दिसंबर 2023 से आप करीब लगा लीजिए जनवरी 2024 तक दुनिया भर की खबरें छपी कि इस तरह के जो गिग वर्कर हैं उसके लिए सरकार एक पॉलिसी लाने जा रही है। पर उस पर काम भी हुए, लेबर मंत्रालय ने उस पर काम किया, उस पर सरकार की तमाम बैठकें, पर उसमें कोई इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सका कि साहब इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। अब जब मुझे पर्सनली इस बात की उम्मीद थी कि शायद जो अभी रेगुलर बजट है, मतलब लोकसभा इलेक्शन के बाद, उसमें इनके लिए किया जाएगा कुछ, अभी अब इनके लिए कुछ इंतजाम किए जाएंगे, सेवा शर्तें बदली जाएंगी। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ काम करता है, उसकी कोई गिनती नहीं है, कोई शर्तें नहीं है, ना उसके छुट्टी का कुछ है। आप सिंगापुर चले जाइए, आपको पता है कि जो आपके घर में जो काम कर रहा है उसके लिए आपको हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी, आपको उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का इंतजाम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्था, जहाँ तक मुझे याद है, आप एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से केरल में थोड़ा बहुत कुछ हद तक इसका काफ़ी हद तक पालन होता है। पर एक विशाल जॉब का फोर्स है ये, और ख़ासकर जब मूवमेंट ऑफ लेबर सरकार ने पूरे देश में अगर उसमें इंटीग्रेशन कर दिया है, तो गिग वर्कर के लिए आप कह रहे हैं कि नज़दीक अभी भविष्य में कुछ आएगा, इस पर देखिए अभी डिस्कशन चल रहे हैं, इस पर डिस्कशन चल रहे हैं, इसमें कुछ सेवा शर्तें बदली जा रही हैं। तो लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है कि ये जो स्टेट के इलेक्शंस हो जा रहे हैं उसको देखते हुए इसमें जल्दबाजी में कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। अभी गिग वर्कर के लिए अगर कुछ करना होगा तो आप लगाइए कि कम से कम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा विंटर पार्लियामेंट सेशन का, तभी कुछ होगा। उसके पहले अभी काफ़ी इस पर गंगा में भी पानी बहना है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक सरकार का एक वर्ग है, खासकर मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, ये इस बात के बड़े हिमायती हैं कि साहब ये एक ऐसा बड़ा सेक्शन है जिसके लिए इस देश में कुछ किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये केवल किसी को कोई सेवा मुहैया कराने जैसा नहीं है, बल्कि एक वर्क फोर्स ऐसा क्रिएट करना है जो क्योंकि इनका इकोनॉमी में बड़ा योगदान है।
तो इसलिए इनको ऐसी सेवा शर्तें जीत दी जाए जो अभी इनके पास नहीं है। तो मेरे ख्याल से दुनिया जहान के प्रेस में आप देखेंगे कि इस पे कुछ होगा, पर अगर जो कुछ भी होना है इस पे काम चल रहा है, लेकिन कोई नया ठोस कुछ भी कदम अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट सेशन के जो विंटर सेशन है खासकर दिसंबर में, उसमें आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन फिर भी मतलब 3 महीने की देरी है। 3 महीने की देरी है, और इसके लिए समाज को भी कहीं ना कहीं थोड़ा तैयार करने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए। बहुत लोग अपने यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको छुट्टी देना, कितने घंटे काम कराना है, इसके लिए जब समय सीमा तय होगी या फिर क्या उनकी तनख्वाह होगी, इसको लेकर के समाज को भी थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। इधर केंद्र सरकार की तरफ से चीनी निर्यात खोले जाने की संभावनाएं कम है। चीनी वर्ष 2024-25 की शुरुआत 1 अक्टूबर से हो रही है, और रिपोर्ट के सरकारी सूत्रों के हवाले में कहा गया है कि फिलहाल सरकार की तरफ से चीनी एक्सपोर्ट को खोलने की कोई योजना नहीं है, और एक्सपोर्ट खोलने का फैसला दिसंबर के बाद ही किया जाएगा। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में चीनी निर्यात को अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। सर, एक्सपोर्ट खोलने को लेकर के सरकार इतना आनाकानी क्यों कर रही है, इतनी देरी क्यों कर रही है? देखिए, 2-3 चीज़ों पर आप देखिएगा। जैसे एक्सपोर्ट पे पिछले 2 साल के डायरी पे निगाह डालेंगे आप, तो जैसे प्याज पे एक्सपोर्ट बैन किया इन्होंने, फिर उसके बाद पार्शली उसको लागू किया, फिर चावल पे इन्होंने बैन किया, फिर पार्शली उसको रिस्टोर किया। आपने देखा कि पहले चीनी पे इन्होंने बैन किया, फिर उसके बाद एथेनॉल के मद्देनज़र इन्होंने उस पर बैन किया। तो अभी एथेनॉल भी बड़ा लंबा चौड़ा मुद्दा है इस वाले सेगमेंट में, आप देखेंगे, क्योंकि सरकार ने जो ग्रीन फ्यूल का इंतज़ाम किया है उसमें एथेनॉल पे पूरा फोकस है। अब एथेनॉल के चक्कर में क्या होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, तो जो बाकी चीनी के चक्कर में वो एथेनॉल के जो एथेनॉल जो बनाते हैं गन्ने से, जो डेरिवेटिव्स होता है उससे, वो भी बेचारे उसके साथ पिस रहे हैं। ये बेसिकली एक देखिए पॉलिटिकल मुद्दा है। और जहाँ आप देखिएगा इस सरकार में ना एक बड़ी बारीक सी लाइन आपको देखने को मिलेगी कि कुछ होते ही तुरंत इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। अभी इन्होंने चीनी पर अभी जितनी मेरे को समझ है कि पिछले 6-7 महीने में केवल एक जो परसेप्शन पैदा हुआ कि साहब जो एस्टीमेट है वो पिछले साल से थोड़ा सा कम होगा, उसके अलावा और हाथ पांव फूलने की कोई और ख़ास वजह नहीं थी। और वो भी प्रोडक्शन कोई इतना बड़ा डाउन नहीं है जिससे कोई बड़ा भारी उथल पुथल हो जाएगा। तो इंडस्ट्री वाले अभी भी लॉबी कर रहे थे कि साहब ऐसा है कि इतनी तो बड़ी बात है नहीं, आप ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कोई ख़राब होने वाले हालात नहीं हैं, तो आप उसको रिस्टोर करिए। पर वो रिस्टोर नहीं हुआ। देखिए, सरकार नहीं मार्जिन पे काम करने वाली सरकार नहीं है। ये जब पुख्ता हो इनके पास चाहिए पूरा एकदम एल्बो रूम, पूरे कंफर्ट में काम करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा जाओ देखा जाएगा, हम अभी इस पर कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो अब हम आते हैं इससे। देखिए, अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, अभी आपके हरियाणा में चुनाव होने वाला है, अभी आपका क्या बोलते हैं उसके बाद महाराष्ट्र के साथ एक और स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। तो आप जब वो देखिएगा तो ये ना चुनाव इनके लिए बड़ा सेंक्टम सेंक्टोरम जैसी सी जगह। उसके पहले ऐसा कोई पॉलिटिकल डिसीजन ये नहीं लेना चाहते जिसके बाद इनको कल को कोई नुक्ताचीनी करने का मौका मिले या एक वोट इधर से उधर चला जाए। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सरकार कैसे सोचती है, बट ऐसा सोच सकती है। ये उनका अपने एग्जिस्टेंस और उनका अपने सर्वाइवल का मामला है। तो जब चीनी के जो एक्सपोर्ट खोलने की आप बात कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी कम से कम 2 महीने तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होने जा रही है, और ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। तो जब चीनी जब आएगा तो आप महाराष्ट्र से कैसे भी करके आप जोड़ सकते हैं, चीनी में इतनी ताकत है। तो अभी ये एक्सपोर्ट खुल जाएगा, इसके आसार मुझे नहीं लगते। चलिए, इस बीच करीब 1.5 साल तक हर महीने टनों सोना खरीदने वाले चीन के सेंट्रल बैंक ने अब गोल्ड की खरीद लगभग बंद कर दी है। चीन के केंद्रीय बैंक ने अप्रैल के बाद से अपने रिजर्व के लिए जरा भी गोल्ड नहीं खरीदा है। उससे पहले चीन के केंद्रीय बैंक ने 18 महीने लगातार अपने रिजर्व के लिए सोना खरीदा था। नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 तक चीन के सेंट्रल बैंक ने 316 टन गोल्ड की खरीद की है, और उसका कुल गोल्ड रिजर्व बढ़ करके अब 2264 टन पहुंच चुका है। सर, ये चीन के केंद्रीय बैंक ने जो रोक लगाई है, इसके क्या मायने? क्या पर्याप्त गोल्ड हो गया है, या वहाँ की जो अर्थव्यवस्था में डगमगाहट देखने को मिल रही है उसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, अभी क्या है कि नहीं, अब तो खैर अभी तो थोड़ी बेहतरी आप देख सकते हैं। मतलब आप जैसे अभी से अब इधर हाल फिलहाल में मैंने उनके आंकड़े को बारीकी से नहीं देखा, बट मोर और लेस जो परसेप्शन यह है कि अभी इकोनॉमी में उनके इतने ख़राब संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं जो अभी से थोड़े टाइम पहले पोटेंशियली जो एस्टिमेट किए जा रहे थे।
अब इसको फॉरेक्स और गोल्ड के भंडार को मैनेज करके थोड़ा सा एक बैलेंस किया जाए इकोनॉमी में, ये उसके पीछे वजह हो सकती है। प्लस जो इसके मार्केट में जो संकेत जाएगा, हमारे लिए क्या संकेत जाएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है समझना। हमारे अपने यहाँ अभी अब देखेंगे तो सोने की कीमत, जिसके पास अभी बीच में सोने में उतार चढ़ाव बहुत आपने देखा हिंदुस्तानी बाज़ार में भी, तो अब आप देखिएगा कि जो जितनी मेरी समझ है कि जो सोने की खरीद है, जो सोना खरीदना चाहते हैं, उसके अगर रेट अगर उसकी वजह से टूट सकता है तो आपके लिए ख़रीदने का वक्त है। दिवाली आ रहा है, इस देश के जो लोग हैं वो सोने में अपनी जान समाई हुई है उनकी, तो वो उनके लिए एक अच्छा सा संकेत है। और प्लस चाइना के अपने डायनेमिक्स हैं, ये उनका अपना डिसीजन है, बट वो है कि अभी इकोनॉमी में उनको लगा कि अब थोड़ा सा एक ठहराव है, तो इस वजह से ये डिसीजन लिया जा सकता है और ये कदम उठाने की हिम्मत कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उसका रिफ्लेक्शन है। पवन जी, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम विषयों पर आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए फिलहाल मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ और मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।